Good morning, human beings. Welcome back to know the reality of our world, which was previously united but got divided by our loving and respected politicians. Yes, I know, not all politicians are doing the necessary things, but few are. And because of them we are progressing and developing. But कुछ politicians ऐसे भी हैं जो corrupt, cruel और illiterate भी हैं। तो इस reality fact based narration में हम आज ऐसे ही कुछ politicians की reality revise करने की कोशिश करेंगे, because politicians are the one whose work is to solve problems for us. But present में तो politicians खुद ही problem create कर रहे हैं, solve नहीं, क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर एंड ऑल पावरफुल समझने लगते हैं, जबकि उनका वर्क होता है पब्लिक की प्रॉब्लम सॉल्व करना, रोड्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, जॉब्स और लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव करना। बट कभी कभी ये करप्ट पॉलिटिशियंस शो कर ही देते हैं कि इनका मेन काम है इलेक्शन के टाइम प्रोमिसेस बनाना और इलेक्शन के बाद उन प्रोमिसेस को आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स बताकर भूल जाना। क्योंकि रोड्स इतनी बार बनती हैं और टूटती हैं कि लगता है कंस्ट्रक्शन नहीं, रोड बिल्डिंग का सीजनल फेस्टिवल चल रहा है। क्योंकि बार बार रोड्स बनेंगी तभी तो फंड बार बार मिलेगा और ग्रीडी करप्ट पॉलिटिशियन उसे अपने फायदे के लिए यूज कर पाएंगे। एंड एजुकेशन पर स्पीचेस तो बहुत मिलेंगी, लेकिन स्कूल्स और कॉलेजेस की ग्राउंड रियलिटी तो सभी को पता है, हम सभी वहां जाते ही हैं। एंड वी ऑल नो द रियलिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम इफ यू वॉच द प्रीवियस पार्ट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम इन माई अदर रियलिटीज, कि हाउ आवर एजुकेशन सिस्टम इज टोटली कोलैप्स्ड बाय ग्रीडी, सेल्फिश एंड करप्ट ह्यूमन बीइंग्स। और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को खराब बनाने में हमारे सम्माननीय मंत्री जियों का ही बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स पर डिबेट्स तो होती रहती हैं, पर यूथ को फेस करना पड़ता है रियलिटी, जो कि जॉब ढूंढना फुल टाइम जॉब करने से भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। और अगर आप जॉब्स के लिए आवाज उठाओ तो अब तो आपको ओपनली वाटर, स्टिक्स, हैंड्स, लेग्स जो भी हो उससे रोक लिया जाता है। बाय हुम? क्लियरली बाय अवर पॉलिटिशियंस ना। और हेल्थ केयर का हाल तो ऐसा है कि पेशेंट से पहले पेपर वर्क का ट्रीटमेंट पहले करना पड़ता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, जब कुछ अच्छा होता है तो क्रेडिट लेने के लिए ये करप्ट पॉलिटिशियंस सबसे पहले आ जाते हैं और अगेन अपना बेनिफिट कर लेते हैं। और रियलिटी ये भी है कि पॉलिटिशियंस कहते तो हैं कि हम आपके सेवक हैं, लेकिन बस सेवा करते नहीं हैं ठीक से, एक्सेप्ट ओनली देयर लव्ड वंस, व्हिच इज टोटली ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन। बिकॉज इन इंडिया द गवर्नमेंट वर्क्स थ्रू 3 मेन ब्रांचेस दैट शेयर पावर एंड कीप ईच other accountable as legislature, which make laws, second is executive, which runs the country, and third is judiciary, which interprets laws by ensuring that laws follows the constitution. Means इंडिया की गवर्नमेंट के 3 मेन पार्ट्स हैं। पहला लेजिस्लेचर जो कानून बनाने वाली बॉडी है, दूसरा एग्जीक्यूटिव जो कानून को लागू करने वाली बॉडी है, और थर्ड इज जुडिशरी जो न्याय व्यवस्था को देखती है। राइट, ये तो मोस्टली सभी को पता ही होगा। तो एक बार फिर से इनके वर्क्स को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि आगे की बातें समझने में आसानी होगी। तो फर्स्ट होता है लेजिस्लेचर जो लॉज बनाता है। इनके वर्क्स को 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है एज लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी वर्क्स। मीन्स कानून बनाना, जिसमें बहुत सारा टाइम डिबेट्स और डिस्कशन में चला जाता है ताकि नए कानून बन सकें और पुराने कानून में अमेंडमेंट भी हो सके, जो कि हमारे पॉलिटिशियंस कर सकते हैं। फिर इनको उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है सरकार चलाकर। तो जो डिफरेंट मंत्री होते हैं वो अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं, उनका ही काम होता है पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करवाना और फाइल्स क्लियर करना। और फिर आता है कॉन्स्टिट्यूएंसी वर्क एज पब्लिक प्रॉब्लम सॉल्विंग। और असली ग्राउंड लेवल का काम यही है, बिकॉज यहीं पर पॉलिटिशियंस अपनी सीट के लोगों की बात सुनते हैं, उनकी परेशानियों को सॉल्व करते हैं। वो अलग बात है कि प्रॉब्लम सॉल्व करते नहीं हैं, बट सुनते हैं। और आसान शब्दों में बोला जाए तो पब्लिक के टैक्स के पैसे से पब्लिक की प्रॉब्लम सॉल्व करना ही गवर्नमेंट का मेन मोटिव होता है।
या मे बी होता था, बट अब नहीं। अब पब्लिक बोलती रहती है और रूलिंग गवर्नमेंट को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, विच वी क्लियरली सी इन इंडिया प्रेजेंटली कि कैसे नेशन वाइड प्रोटेस्ट चल रहा है। हर जगह इंडिया की स्टेट्स में प्रोटेस्ट हो रहे हैं अलग अलग वर्क्स को लेकर, और इंडिया में उसको फोर्सफुली रोका जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे उसके लिए उनको फोर्सफुली किसी को क्यों ना उठाना पड़े। और इसी बीच स्टूडेंट्स को भी ओपनली बीट किया जा रहा है। Means it's now a very big problem, all because of our corrupt politicians. Because recently जब अपोजिशन पॉलिटिशियंस ने जब एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे के लिए धरना दिया, तो पुलिस ने उनको जबरदस्ती उठाकर अपोज भी नहीं करने दिया। तो अब आम जनता के पास क्या ही ऑप्शन है? ये सोचने वाली बात है जब आपकी बात सुनी भी नहीं जा रही है अब, और आपको अपनी बात बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। तो ये तो क्लियरली डिक्टेटरशिप है, और ऐसे डिक्टेटर्स की बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, बट वो सब पास्ट में थे। नाउ प्रेजेंटली इंडिया भी इसी फेज से गुजर रहा है। एज अखिलेश यादव ने तो ये भी कहा कि हिटलर ने ऐसा किया था, ये कभी स्वीकार नहीं हो सकता लोकतंत्र में। और राहुल गांधी ने बोला कि डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ, एंड आई एम आस्किंग, क्या यही डेमोक्रेसी है कि गवर्नमेंट से सिर्फ बात करने के लिए ही एक समझदार नागरिक को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े? इस गवर्नमेंट की वजह से ही बहुत से स्टूडेंट्स और किसानों को तो अपनी जान देनी ही पड़ जाती है, और ऐसा एक बार नहीं बार बार होता है, और ये प्रॉब्लम बहुत सीरियस है। लेकिन जो ये प्रॉब्लम फेस करता है वो ही इसे समझ पाता है, क्योंकि जब होम मिनिस्टर बोले कि ये तो एक जुमला है, ऐसा तो बोलना पड़ता है चुनाव जीतने के लिए, तो अकाउंटेबिलिटी का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि बिलियंस ऑफ रुपीस इलेक्शन के टाइम खर्च किए जाते हैं। बट क्या आपने कभी सोचा कि उनको ये रुपीस खर्च करने की जरूरत ही क्यों पड़ती? क्योंकि अगर वो अच्छे नेसेसरी गुड वर्क्स करते तो जनता तो वैसे भी उनको वोट देती, राइट? बट नहीं, एज ए रिजल्ट अगर उन्होंने रुपीस स्पेंड किए हैं तो वो प्रॉफिट भी कमाएंगे। तो पॉलिटिक्स तो क्लियरली ही एक बिजनेस बन गया है इंडिया में, क्योंकि जनता ने तो पॉलिटिशियंस को भी अपना लिविंग गॉड मान लिया है। इसीलिए इंडिया के पॉलिटिशियंस इंडिया का एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा नहीं होने देना चाहते, क्योंकि फिर जनता क्वेश्चन करने लगेगी और उन्हें सही और गलत में फर्क भी पता चलेगा। और अनएजुकेटेड जनता को जैसा बता दिया जाता है वो बिना किसी प्रूफ के उसको सच मान लेते हैं और अंधभक्त बन जाते हैं। इसका पूरा फायदा ये करप्ट पॉलिटिशियंस उठाते हैं। पूरे वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे करप्ट पॉलिटिशियंस रहे जिन्होंने जिस नेशन पर रूल किया उसको ही डिस्ट्रॉय कर दिया, ओनली बिकॉज ऑफ देयर सेल्फ बेनिफिट। क्योंकि राजनीति में जो आता है रुपए पहले कमाता है। एज लुक एट ऑल द पॉलिटिशियंस वेल्थ, क्योंकि हर जगह करप्शन है, जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता है। क्योंकि एजुकेटेड पॉलिटिशियंस को ज्यादा वोट ही नहीं मिल पाते, जिससे एजुकेटेड और अनएजुकेटेड पॉपुलेशन का रेशियो भी क्लियर हो जाता है। So clearly there is no walk of our life which is now you can say is free of corruption। और मैंने भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही बहुत सारा करप्शन फेस किया, जो कि मुझे लगता था कि ये बिल्कुल ही इलीगल है, लेकिन फिर भी हमें उसे फेस करना पड़ा। Maybe that's why I know this is bad and this is the sad reality of our India। और जब मैंने मोस्ट करप्ट लीडर्स की लिस्ट देखना स्टार्ट किया तो मैं शॉक हो गया, क्योंकि उसमें ऐसे भी कुछ नेम्स थे जो मुझे लगता था नहीं ये तो करप्ट नहीं है, ये अच्छे लोग हैं। और फिर मैंने इस लिस्ट में देखा कि मोस्ट पॉलिटिशियंस तो करप्ट ही हैं, भले ही उन्होंने बहुत से गुड वर्क्स भी किए हों। क्योंकि अगर वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेंगे तो वैसे भी जनता उनको वोट नहीं देगी, तो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट तो उनको भी करवाना ही पड़ता है, और इसमें भी वो करप्शन ही कर लेते हैं। क्योंकि प्रेजेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर की ऐसी बहुत सी स्पीचेस हैं जिससे ये पता चलता है कि अब तो पॉलिटिशियंस को रिसर्च भी नहीं करनी पड़ती कुछ बोलने के लिए, वो जो मन में आए बोल सकते हैं। इसका लिविंग प्रूफ है मोदी जी, जो अपनी ही स्पीचेस में 2-3 तरह की बातें बोल देते हैं, चाहे उसका लॉजिक हो या ना हो। एक ही बात को हमारे प्रधानमंत्री ने कई बार अलग अलग तरीके से बोला है, और बहुत बार झूठ और फेक स्पीचेस भी उन्होंने क्लियरली ही बोली हैं, जो कि अगर आप सिर्फ एक बार देख लें तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये तो फ्रॉड है। फेकने की भी कोई लिमिट होती है, तभी तो उनके फॉलोअर्स को अंधभक्त कहा जाता है, क्योंकि वो जो भी कह देते हैं वो आंख बंद कर उस पर बिलीव कर लेते हैं।
और यही नहीं, इसी कारण प्रधानमंत्री ने बहुत बार इंटरनेशनल बेइज्जती भी करवाई है अपने एक्शंस और फनी स्पीचेस की वजह से, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि सामने वाले लीडर्स अगर इंग्लिश में कुछ बोल रहे होते हैं तो मोदी जी को समझने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और इसी के चलते अभी रिसेंट प्रोटेस्ट्स की वजह से एजुकेशन मिनिस्टर को ही चेंज करना पड़ा गवर्नमेंट के द्वारा। बट क्वेश्चन ये है कि एजुकेशन मिनिस्टर एजुकेटेड था ही क्यों नहीं पहले से? तो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं और समाधान कुछ नहीं, क्योंकि जब तक एजुकेशनल रिफॉर्म्स नहीं आते इंडिया में कुछ भी सही नहीं हो सकता। बिकॉज अनएजुकेटेड पॉपुलेशन को बेवकूफ बनाना ये पॉलिटिशियंस अच्छी तरह से समझ गए हैं। बिकॉज ये पॉलिटिशियंस बोलते कुछ हैं और करते कुछ नहीं, जबकि पॉलिटिशियंस को सेलेक्ट करना इतना इजी होता है जैसे अच्छा फूड फाइंड करना। बिकॉज वी जस्ट हैव टू नो देयर हिस्ट्री एंड फाइंड आउट ऑल द आंसर्स वेदर ही इज गुड और बैड। मतलब हमें सिर्फ उनका इतिहास देखना होता है, उन्होंने किस टाइप के वर्क्स किए हैं, उनकी मेंटलिटी क्या है, और हमें पता चल जाता है कि उनकी थिंकिंग गुड है या बैड। बट नहीं, बिकॉज इंडिया में ज्यादातर स्टेट्स में तो डर का ही गवर्नेंस है, लोगों को डरा कर भी वोट डलवाए जाते हैं। और एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट अब इलेक्शन के रियल इश्यूज रहे ही नहीं। कास्ट, रिलीजन एंड फ्रीवीज ने उनकी जगह ले ली है। अब इलेक्शन के नए इश्यूज बन गए हैं ये, क्योंकि ये पॉलिटिशियन इतना झूठ बोलते हैं कि अनएजुकेटेड लोग उन पर बिलीव कर लेते हैं, उनको और पावर्स दिला देते हैं। और पहले तो मीडिया उनका अपोज भी करती थी, बट मोदी जी ने तो अब उसको भी अपने कंट्रोल कर लिया है, वो भी अब गोदी मीडिया बन चुकी है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अब प्रधानमंत्री जी करते ही नहीं, क्योंकि अब तो ये अंधभक्त उनके रॉन्ग वर्क्स को भी डिफेंड करते हुए क्लियरली ही दिख जाते हैं। So a relatable question is कि every year thousands of crores are allocated to fix our cities' roads, build hospitals and improve infrastructure, yet why they didn't get better? Where did all the money go? So if everyone knows they are corrupt, why do they keep winning? Clearly because of lack of accountability of common people, right? क्योंकि अगर एक आम आदमी चाहे तो अपनी खुद की भी पार्टी खड़ी कर सकता है, और प्रेजेंट में तो इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल हो जाती है। प्रेजेंट में बस कोई कुछ करता नहीं है एक्सेप्ट 10% रियल एंड जेन्युइन ह्यूमन बीइंग्स, जिनकी वजह से इंडिया जो थोड़ा बहुत बचा है वह चल भी पा रहा है। दैट्स व्हाई रियलिटी क्या है कि हम सबके सामने ही ये सब हो रहा है। सो द क्वेश्चन इजंट जस्ट वेयर डज द मनी गो, the correct question is how is it stolen right in front of our eyes? Are we blind? Maybe yes, because according to recent data from the ADR, Association for Democratic Reforms, the average wealth of re-elected MPs in India jumped by a staggering 110% over the last 10 years. Yes, let's that sink in. While the average Indians makes a few lakhs a year, a massive 93% of the MPs sitting in the 2024 Lok Sabha are US dollar millionaires. Yes, as we are constantly told that politicians are just public servants, but the math tells a complete different story. So welcome to the most profitable business model in India, the politics. और इस बिजनेस को करने के लिए आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होती, क्योंकि पॉलिटिशियंस बनने के लिए कोई एग्जाम नहीं देना होता, जबकि उनके अंडर वर्क करने के लिए आपको हर एक सेक्टर के लिए एग्जाम देना होता है, इवन फॉर ए पियून। बट व्हाई नॉट फॉर पॉलिटिशियंस? Why shouldn't be there is a necessary exam for being a politician in India? Maybe that's the loophole. So let's break down the basic economics, as the ECI sets a strict legal limit on campaign spending, usually under 1 crore for a Lok Sabha seat. But anyone who has lived in India knows the ground reality ki how a single competitive election campaign actually costs tens of crores, as PR agencies, massive rallies, liquor, cash distribution and muscle power don't come cheap. और इसमें ये पॉलिटिशियंस बहुत रुपए स्पेंड करते हैं, जिससे ये भी क्लियर हो जाता है कि पॉलिटिशियंस का पहला गोल हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं, इलेक्शन जीतना ही होगा। क्योंकि हर इलेक्शन से पहले अगर उन्होंने इतने रुपीस स्पेंड किए हैं तो उनको वो वापस भी चाहिए होंगे, और वो उनको मिलते भी होंगे, क्योंकि तभी तो वो बार बार इलेक्शंस में खड़े होते हैं।
और हर इलेक्शन से पहले भी बड़े बड़े प्रॉमिस होते हैं, लेकिन इलेक्शन खत्म होते ही प्रायोरिटीज अक्सर बदल जाती हैं। और रियलिटी तो ये है कि पॉलिटिक्स में इमेज, पावर और पब्लिक सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए कई पॉलिटिशियंस तो जेन्युइनली काम करते भी हैं, लेकिन ज्यादातर तो सिर्फ वोट बैंक, पब्लिसिटी और नेक्स्ट इलेक्शन की प्लानिंग में ज्यादा फोकस करते हैं। और ऐसा ही चलता आ रहा है, बट कब तक? एज वी नो, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, सो हाउ कैन करप्शन एंड नो दैट एजुकेशन इज द बेसिक टूल फॉर एनीथिंग। तो एक स्मार्ट सिटीजन तो वही होता है जो हर क्लेम को फैक्ट्स के साथ वेरीफाई भी करता है, जो सिर्फ स्लोगन नहीं बल्कि परफॉर्मेंस भी देखता है। तो क्लियरली जनता को लीडर को फॉलो करने से ज्यादा फैक्ट्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि देश तभी बदलेगा जब वोटर सिर्फ इमोशनल नहीं, एविडेंस के बेसिस पर वोट देंगे। और इंडिया को अगर बदलना है तो उसकी गवर्नमेंट को कंप्लीटली चेंज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टाइम वोट इमोशंस से नहीं, इंफॉर्मेशन से देना, एज इट इज ऑल्सो ए करेक्ट ऑप्शन टू रिमूव करप्शन एंड मेक इंडिया ए डेवलप्ड नेशन. And yeah, I know none of this matters till it happened, but we all have to try somewhere. We all have to take the first step as I took. So please take the first step and help make India a developed country with reality and facts. And if you want, you can know all the realities by subscribing and by watch previous videos of only the reality of our world. और तब तक के लिए love and peace. But remember, we all have 2 ears and eyes and 1 mouth, so that we can listen and see twice as much as we speak. So be kind and gentle and spread love and happiness. And we will meet again soon in another reality based video. Till be good, be gentle, be happy.